चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं एस ब्लॉक का जो पार्ट 2 है, जिसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा एल्कलाइन अर्थ। पहले तो देखा एल्कली मेटल्स के बारे में, आज हम लोग देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में देखने से पहले आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि आपने पार्ट 1 देखा है। नहीं देखा तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और देख लीजिए। और इस लेक्चर का पूरा एस ब्लॉक का अगर आपको पीपीटी चाहिए, जो मैंने पढ़ा है वो सारे पॉइंट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको इसका डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। कौन कौन से होते हैं भाई? होते हैं अपने पास बेरिलियम। लोग कैसे याद रख लेते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी करके। हाँ, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव जैसा होता है। किसने बनाया? अब मैडम क्यूरी ने इनके बारे में डिस्कवरी किया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये। एक और उन्होंने बनाया था पोलोनियम, बनाया था मतलब डिस्कवरी की थी इसकी, पोलोनियम की। ये भी रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। अब अगला पॉइंट होगा कि ये ग्रुप नंबर कहाँ से बिलोंग करते हैं? बोलते हैं ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कंप्लीट होता है? ये सेकेंड पीरियड से होते हैं, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड जो मतलब सेकेंड पीरियड पे कंप्लीट होते हैं वो हो जाते हैं 2s2, जो थर्ड पीरियड पे कंप्लीट होते हैं वो 3s2 करके आ जाते हैं। जो हमारे पास 4 पे कंप्लीट होंगे वो 4s2 करके कंप्लीट हो जाएंगे, ये 5s2 करके कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 6s2 करके कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 7s2 करके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले क्या होगा? इसके पहले होगा नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करके नोबल गैसेज आएंगे। तो फटाफट चलते हैं आगे। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो मैंने अभी बताया कि लास्ट में आपको मिल जाएंगे S2 करके कॉन्फ़िगरेशन। जिस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं उस हिसाब से सेकेंड से सेवेंथ पीरियड तक के एलिमेंट, जिसमें रेडियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव जैसा होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये सारे एलिमेंट हो गए। इनके बारे में एक जो एनसीईआरटी में टेबल लिखा है उसको फटाफट देख लीजिए। तो एटॉमिक नंबर कैसे आप याद रख सकते हैं? जो नोबल गैसेस हैं आपने उसको याद किया होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो उसी तरीके से उसी में बस आप उनके जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो बस इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा अपने पास। जैसे बेरिलियम का 2 होता है, 2 ऐड कर दीजिए, तो मतलब हीलियम का 2 होता है तो बेरिलियम का 4 हो जाएगा। मैग्नीशियम के ऐसे 12, कैल्शियम के 20, स्ट्रॉन्शियम के 38, बेरियम के 56 और रेडियम के 88। इनका एटॉमिक मास याद नहीं रखने की जरूरत है। बेरिलियम में देख लीजिए 9 के पास, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40 के पास है, ऐसे करके। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है? साइज छोटा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? बड़ा। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम, क्योंकि बड़े साइज के होंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान, छोटे साइज के होंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना टफ। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज करता चला जा रहा है। अब रेडियम के बारे में नहीं देखिएगा, क्योंकि वहां पर तो वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, उनके बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, लेकिन यहां पर नहीं देखते। आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में वो डेटा था। ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, बस वो रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट को हटा दीजिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में लास्ट दिन हम लोगों ने बात किया था कि ये क्या चीज होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी भाई ये डिपेंड करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज की डेंसिटी पे। तो ये लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कोई पूछे बताओ लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या बेरिलियम की? तो बोलेंगे बेरिलियम पे 2 प्लस है, भयंकर प्लस, तो ज्यादा वाटर अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा वाटर अट्रैक्ट होंगे तो ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी आएगा, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये हो जाएगा अपने पास कैल्शियम, फिर मिलेंगे स्ट्रॉन्शियम, फिर मिलेंगे बेरियम। नीचे जाओगे तो जो साइज बढ़ने की वजह से चार्ज बाई वॉल्यूम वो घटता चला जाएगा, तो प्लस चार्ज की डेंसिटी सबसे तगड़ी कहाँ मिलेगी? ऊपर। इस वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ऊपर ही हमारे पास ज्यादा मिलेगा। और इनका हमेशा ही ज्यादा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। अच्छा, तो ये हो गया इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में डेटा। तो सेम यहां पर लिखा गया है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी देखिए इसकी कितनी है? -2494। अच्छा, ये क्या है? कुछ लोग बोलेंगे यार सर मैथमेटिक्स की वजह से तो ये तो बहुत कम लग रहा है, वो सबसे ज्यादा लग रहा है। नहीं भाई, माइनस का मतलब है ये एनर्जी लिबरेट होगी अट्रैक्शन से। और कौन सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट करके देगा? बेरिलियम। सबसे कम एनर्जी कौन लिबरेट करके देगा? बेरियम। ठीक है, वो बिल्कुल केवल देखिए -1305 केवल इतनी एनर्जी लिबरेट करके देगा। मेटेलिक रेडियस, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, रेगुलरली साइज बढ़ रहा है।
आयनिक रेडियस में भी वही प्रॉब्लम क्या मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिए बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद देखिए कभी घटेगा कभी बढ़ रहा है, ऐसे करके चल रहा है। इधर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम किसका है, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी, इन सब की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से काफी ठीक ठाक ज्यादा होता है, लेकिन एल्कली मेटल में देखा था ना, नकली मेटल्स मिल गए थे जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम थी, और यहाँ सबकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है। नॉर्मली डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़ते हैं, तो वो बढ़ भी रहा है, कहीं कहीं थोड़े घट गए हैं, तो रेगुलर ऑर्डर नहीं है। और ये भी बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि जो इनका एसआरपी होता है रिडक्शन पोटेंशियल, वो भी नेगेटिव में होता है और काफी अच्छा खासा नेगेटिव वैल्यू रखता है। देखिए ये सब आपको लग रहे होंगे बिल्कुल जैसे वहां पर था पोटेशियम कैल्शियम के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव एसआरपी वैल्यूज आते हैं, वैसे यहाँ पर नेगेटिव एसआरपी वैल्यू क्या बताता है कि बड़े अच्छे क्या हैं, खुद नहीं रिड्यूस होना चाहते, दूसरे को रिड्यूस करना चाहते हैं, बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये। तो एल्कली मेटल्स से भी मतलब वो तो बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये उनसे थोड़े बेकार होते हैं, लेकिन ऑल्दो होते बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, अगले बार चलते हैं आगे। तो हाइड्रोजन एंथैल्पी का डिस्कशन ये तो अभी हम लोगों ने कर ही लिया। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगा, रेगुलरली डिक्रीज करता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा नया सा पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जिसका हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होता है ना, या नॉर्मली बोलो जिसमें जो केटायन होते हैं, अगर केटायन की पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा मिली तो ऐसे सॉल्ट जहां पर केटायन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। क्रिस्टलाइजेशन होने का चांस बहुत ज्यादा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या चीज है, जैसे आपने देखा था ना लास्ट दिन LiCl और NaCl, कौन अपना क्रिस्टल जब बनाता तो उसमें पानी भी मिल सकता था, बोलते थे लिथियम, यहाँ पर .2H2 हो सकता है, लेकिन और कोई भी एल्कली मेटल ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम थी। सेम तरीके से अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इन लोगों में सबसे ज्यादा प्लस चार्ज की डेंसिटी कहाँ मिलेगी, ऊपर नॉर्मली, और इनके पास प्लस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा भी होती है, 2-2 प्लस होते हैं। ये सब लोग अपने सॉल्ट जब बनाते हैं तो उसमें कुछ नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रख लेते हैं। जिसके पास केटायन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैग्नीशियम जो होते हैं वो लगभग 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रख लेते हैं, MgCl2.6H2O। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो बेरियम उतना भयंकर प्लस चार्ज की डेंसिटी नहीं होती, तो ये लगभग 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रख लेता है। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब उनको हीट करके सॉलिड बनाना चाहोगे तो उनके पास कुछ वाटर के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। कोई पूछता है ऐसा क्यों, बोलते हैं क्योंकि उनके पास केटायन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलने का चांस ज्यादा है। और एक चीज बता दें, ये केवल क्लोराइड में ही नहीं है, जैसे नाइट्रेट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट, वहां पर भी ऐसे 6, जब इसको आप मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाओगे और उसके बाद सॉलिड में निकालना चाहोगे तो देखोगे इसमें भी कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टल्स, वाटर एज ए क्रिस्टल लग जाते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है भाई, वाटर ऐसे, जैसे आपने सुना होगा एलम का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4.24H2O, वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ये सब जो यहाँ पर वाटर तुम देखते हो ना ये सॉलिड में होते हैं, मतलब आइस में नहीं होते, ना ये गैस में होते हैं, ना ही ये लिक्विड में होते हैं। तो कैसे पड़े होते हैं, वाटर एज ए क्रिस्टल पड़े होते हैं। ठीक है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस जैसा, वही वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो यहाँ पर मिल जाते हैं अपने पास। मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलेंगे सर बेरिलियम में, एक्चुअली में बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर रखते हैं, इसकी वजह से वो अपनी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, पानी पीना चाहते हैं ना। ये वाला पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा, मोर विल बी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन, मोर विल बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा वाटर को एज ए क्रिस्टल या हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। आते हैं फिर से यहां पर, तो हाइड्रोजन एंथैल्पी के बारे में जो एनसीईआरटी की लाइन है वो क्या है, द हाइड्रोजन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस जो होते हैं आर लार्जर, जो मेटल आयंस लार्जर होते हैं उनके लिए बहुत कम मिलकर के आता है। और बोल रहा है कि इनकी जो वैल्यूज होती है वो एल्कली मेटल से ज्यादा मिलती है। 10 कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर देखे जाएं तो इनके जो क्लोराइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रख लेते हैं, लेकिन एल्कली मेटल में उतना तो नहीं था, केवल लिथियम ने रखा था। जैसे मैग्नीशियम के लिए बोल रहा है MgCl2.6H2O, कैल्शियम के लिए CaCl2.6H2O, लेकिन NaCl KCl ऐसा नहीं बनाता। कोई पूछेगा रीजन, जस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। और एक छोटी सी चीज बताए ना,
नॉर्मली जो हैलाइड्स होते हैं उनको अगर तुम हीट कर दो तो वो पानी उड़ा देते हैं पूरा का पूरा, खास करके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। लेकिन मैग्नीशियम ऐसा शैतान है, इसको अगर तुम हीट करो तो ये अपनी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, और हीट करोगे तो फिर ये अब मैग्नीशियम के ऑक्साइड दे जाते हैं। ये हीट करने से पानी को केवल छोड़ते नहीं, अपनी हाइड्रोलिसिस भी करा लेते हैं, क्योंकि इनका कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है इस वजह से। ध्यान रखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एल्कली मेटल्स का कम और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, और जिसके पास प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी मेटल्स होते हैं नॉर्मली सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का भी पाया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप फटाफट देख सकते हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली बातें, एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये क्या चीज होता है? मेटेलिक नेचर, ठीक है। जिसका मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा, मेटेलिक टेंडेंसी किधर बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में? नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, आगे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब आगे जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा, नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। जब भी कभी ये लाइन कहीं देखने को मिल जाए आपको तो इसमें कंफ्यूज ना होइए। जब भी कभी बोलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर बता दीजिए, मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बता दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है ना, आगे की तरफ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलिए, अच्छा, जैसे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, और सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? बेरियम का। लेकिन इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, कोई पूछेगा बेरियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा या सीजियम का, तब कंफ्यूज ना हो जाना। मेटेलिक कैरेक्टर आगे जाने से क्या होता है? घटता है। इस वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर भी सीजियम और बेरियम में किसका ज्यादा होगा? सीजियम में। बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अलग चीज है, इसको चार्ज डेंसिटी से रिलेट ना करना। चार्ज डेंसिटी में तो इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ता है, +1 +2 आएगा तो +1 वाले पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, +2 वाले पे ज्यादा होगी चार्ज डेंसिटी। वो चार्ज डेंसिटी अलग चीज है। और जो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, वो क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। मेटेलिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर वही सारी बातें दी गई हैं जो कैल्शियम, अच्छा, इनके बारे में बोला गया है। फ्लेम टेस्ट, आपको फ्लेम टेस्ट बता देते हैं। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, देखा था ना इनके फ्लेम टेस्ट। लिथियम कैसा? रेड कलर। सोडियम कैसे? गोल्डन येलो। ये लोग लगभग ब्लू कलर जैसा दे जाते थे, वायलेट, लिलैक, और अपने पास कुछ ऐसे ब्लू टाइप के कलर मिल जाते हैं। यहाँ पर सेम तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये लोग भी फ्लेम टेस्ट देते हैं। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम का जो फ्लेम टेस्ट होता है, जलते तो हैं लेकिन इनके फ्लेम टेस्ट से कोई कलर नहीं मिलता, तो बोलते हैं यार फिर ये लोग फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि फ्लेम टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम जलाएं और फिर पहचान जाएं जला करके भाई अच्छा तुम ही जल रहे हो। जैसे लिथियम जलेगा तो कैसा होगा? रेड कलर आएगा। ये लोग जल रहे होंगे तो ब्लू कलर जैसा आ रहा होगा, येलो कलर आया तो बोल देंगे सोडियम आ रहा होगा अपने पास। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब इनको जलाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन और एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो वेवलेंथ क्रिएट होती है वो विजिबल रीजन में नहीं लाई करती। लेकिन जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम होते हैं ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। कैल्शियम का जो कलर होता है, कैल्शियम समझिए हड्डी, किसकी? घर की हड्डी के क्या होती है भाई? घर के बोन्स, ब्रिक्स जिससे घर बने होते हैं, तो इनका कलर होता है ब्रिक रेड जैसा, ब्रिक रेड। स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड जैसा, क्रिम्सन रेड। और जो बेरियम होते हैं वो, आपने एक बांग्ला में नाम सुना होगा बोरोई, बोरोई सुना है? एक फल होता है, फ्रूट्स, खाने में मजा आता है। उसका अगर आप कच्चा वाला खाएं, मतलब जो स्टार्टिंग में होता है बोरोई, वो ग्रीन कलर का होता है। अगर ऐसे ही अगर आप हिंदी में जानते होंगे तो एक नाम सुना होगा आपने बेर, बेर को ही बांग्ला में बोरोई बोलते हैं। और उसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा एप्पल हो, उसको छोटा कर दिया गया हो, एप्पल ग्रीन, ऐसा लगता है कोई एप्पल ग्रीन में हो गया हो। तो बेरियम को याद रख लेते हैं, बेर जैसा या फिर बोरोई जैसा। ये किस कलर के होते हैं? एप्पल ग्रीन कलर फ्लेम टेस्ट में देते हैं। ध्यान रखें, कोई बोलेगा एप्पल ग्रीन कलर देने वाला तो बोलेंगे बेरियम, क्रिम्सन रेड देने वाले स्ट्रॉन्शियम, और ब्रिक रेड देने वाले कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं देते। क्यों नहीं देते? इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो इनके एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं उसकी वजह से जो वेवलेंथ क्रिएट होती है वो विजुअल रीजन में लाई नहीं करती है। तो ये हो गया इनके फ्लेम टेस्ट के बारे में। आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर,
तो जब इनको भाई हवा पानी से रिएक्शन कराते हैं तो जो बेरिलियम मैग्नीशियम होते हैं वो इतने आराम से नहीं करते, लेकिन अगर आप एयर डाल के रखिए, काफ़ी हीट करके रखिए, तो ये लोग अपना ऑक्साइड भी बना लेते हैं, साथ में बेरिलियम का नाइट्राइड भी बना लेते हैं। सब लोग अपने ऑक्साइड नाइट्राइड बना लेते हैं। सेम तरीके से मैग्नीशियम भी अपने ऑक्साइड बना लेते हैं और अपने नाइट्राइड भी बना लेते हैं मैग्नीशियम, बिल्कुल लिथियम जैसा। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था लिथियम अकेला था जो रिएक्शन कर जाता था किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और एल्कली मेटल में कोई नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता था। अच्छा, जो यहाँ पर है अपने पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये लोग क्या करेगा, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये लोग भी रिएक्शन कर जाते हैं, बहुत फास्ट करते हैं लेकिन रिएक्शन, ये भी ऑक्साइड नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हमेशा रिएक्टिविटी मेटल की किधर बढ़ती है, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे की तरफ घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं नीचे वाले एटम से। जैसे देखा था लास्ट दिन सीजियम के बारे में, वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज हो जाते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको ये वाली लाइन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर रेडिली अटैक्ड बाई एयर, बहुत फास्ट, form oxide and nitride. They also react with water or with increasing vigorous even in cold to form hydroxide. मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, इवन ठंडे में भी कर लेते हैं। इनको अगर पानी में डालोगे तो क्या बनाएंगे अपने, हाइड्रोक्साइड। इनको अगर पानी में डालेंगे तो जैसे वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है और हाइड्रोक्साइड बनते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड। क्या बनते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया ऑक्सीजन और मतलब एयर से रिएक्शन और वाटर से रिएक्शन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन से रिएक्शन कराओ ना तो ये लोग अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे करके MX2 जैसा बना लेते हैं, मेटल का क्लोराइड बना लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी गई है, जिसे आप मैग्नीशियम का कराओगे क्लोरीन से तो क्या बन जाएगा, MgCl2, कैल्शियम का कराओगे तो CaCl2, बेरियम का कराओगे तो BaCl2 बन जाएगा। बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज बोलिए कि जो बेरिलियम वाला कंपाउंड होता है उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम के जो सॉल्ट हैं बेरिलियम के, NH4 BeF4 इज द बेस्ट रूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2। मतलब BeF2 बनाना होता है तो इसको हीट कर देते हैं, इसको हीट कर दो तो बन जाते हैं BeF2। बोल रहा है ये सबसे अच्छा तरीका होता है। एंड BeCl2 इज कन्वेंशनली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड, कि अगर अपने पास बेरिलियम का ऑक्साइड हो, कार्बन डाल दो तो कार्बन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को छीन ले जाते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के उड़ जाते हैं। और अब क्लोरीन डाल दो तो बेरिलियम और क्लोरीन थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके BeCl2 बना लेते हैं। बेरिलियम को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हमेशा चाहिए होगा क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, जैसे लिथियम बहुत कम रिएक्टिव था ऐसे ही। तो ये BeCl2 बन जाते हैं। BeCl2 बड़े प्यारे होते हैं, इनको जो है अलग अलग फेजेस में हम देखेंगे। सॉलिड में ये कैसे होते हैं, पॉलीमर जैसा, पॉलीमर बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है इनका। अगर तुम इनको वेपर में रखो ना तब ये होते हैं अपने पास डायमर जैसे, और अगर हम उस डायमर को और ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, फिर वो जा करके टूट जाते हैं और अपने मोनोमर बना लेते हैं। चलिए, अच्छा तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हैलाइड से सब लोग रिएक्शन कर जाते हैं, बस बेरिलियम के कंपाउंड अगर बनाने हो तो उसके लिए जैसे बेरिलियम का फ्लोराइड बनाना हो तो NH4 BeF4 इसको हीट करके बना लेते हैं, और बेरिलियम का क्लोराइड बनाना हो तो बेरिलियम के ऑक्साइड में कोक डाल दो, कोक बोले तो कार्बन, और फिर क्लोरीन डाल दो तो कार्बन ऑक्सीजन को लेकर भाग जाते हैं, बनता है बेरिलियम, और बेरिलियम क्लोरीन से रिएक्शन करके बना लेते हैं BeCl2, बेरिलियम का क्लोराइड। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जैसे लास्ट दिन देखा था कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो लोग क्या कर लेंगे, हाइड्राइड बना लेंगे। ऐसे यहाँ पर कैल्शियम के हाइड्राइड ऐसे बन जाते हैं। जो भी बेरियम से कराओगे तो बेरियम के हाइड्राइड बन जाएंगे। सब लोग ऐसे करते हैं, पानी इसको हाइड्रोजन दोगे तो हाइड्रोजन से हाइड्राइड बना लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स, एनसीईआरटी लाइन देखिएगा, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का फॉर्मूला MH2 टाइप का, लेकिन बेरिलियम का हाइड्राइड नहीं, एक्सेप्ट बेरिलियम के बारे में बोला है। हाउएवर कैन बी प्रिपेयर्ड, जो बेरिलियम के हाइड्राइड है वो कैसे बनाए जा सकते हैं, एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ये लोग यही काम करते हैं कि कहीं पर हैलोजन लगा हो उसके पास दे दो इनको तो वो उसको हटा करके हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे BeCl2 हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देने से इसके Cl हट करके यहाँ लग जाते हैं H, बेरिलियम का हाइड्राइड। ये भी कैसे नेचर का होता है, पॉलीमरिक नेचर का, पॉलीमरिक नेचर का। इसमें जो है इस तरीके के बॉन्ड होते हैं बड़े स्पेशल टाइप के, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड होते हैं BH2 में। कितने होते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम लोग सीखेंगे इसको हाइड्रोजन चैप्टर में, बेरिलियम के हाइड्राइड्स के स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अच्छा, तो LiAlH4 दे देने से जो बेरिलियम के हाइड्राइड है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और सबका बनाना हो तो कैसे, डायरेक्ट करा लो हाइड्रोजन से रिएक्शन, फटाफट वो अपने हाइड्राइड्स बना के दे जाते हैं। ऐसे हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं, जो भी S ब्लॉक के मेटल हाइड्राइड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, सेलाइन हाइड्राइड। S ब्लॉक के मेटल जो हाइड्राइड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलाइन हाइड्राइड या फिर
या फिर क्या बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं भाई सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक जैसे Na+Cl- ऐसे आयनिक नेचर के होते हैं ये सब। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड, एसिड में डाल दोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं। बस बेरिलियम के बारे में मैं आपको बता दूं, वो एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे जाता है और शैतान बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे जाता है, दोनों के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। इसीलिए बेरिलियम को क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल, एसिड से भी हाइड्रोजन गैस दे जाता है और बेस से भी हाइड्रोजन गैस दे जाता है। NaOH डालो तब भी वो वहां पर सॉल्ट बना लेते हैं Na2BeO2 जैसा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब बेरिलियम को बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। कैसे याद रखें कौन कौन से मेटल ऐसा करते हैं, बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है। कैसे भाई, जनाबे अली, एक अली जी हैं जिनको बोल रहे हैं जनाबे अली, क्या हो गए वो सनक पड़े, सनक पड़े हैं जनाबे अली जी, इन्हीं को बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। किसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल, ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करें हाइड्रोजन गैस दे जाएं, रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। मेटल एसिड से हाइड्रोजन गैस देंगे ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन मेटल बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे जाए मतलब समझ लो पक्का वो शैतान मेटल है जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। अच्छा, तो HCl दोगे तो सब लोग हाइड्रोजन गैस दे जाएंगे, बेरिलियम की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग जैसी है बस। रिड्यूसिंग नेचर, ये सब बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, और सबका रिड्यूसिंग पावर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने एल्कली मेटल्स हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनकी रिड्यूसिंग पावर काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि सबका SRP क्या होता है, बहुत नेगेटिव में आता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में SRP होने की वजह से। सोल्यूशन है लिक्विड अमोनिया, जैसे लास्ट दिन देखा था एल्कली मेटल का, सेम तरीके से ये भी एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे और 2 प्लस बनाएंगे। अब इस 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए सोल्यूशन से कौन आएगा, अमोनिया, इसके पास अमोनिया आएगा तो ये बना लेगा M, बहुत सारे अमोनिया, कितने अमोनिया आ जाएंगे इसके पास भगवान जाने, इसलिए X करके नंबर दे देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे अमोनिया आ जाएंगे, वो क्या करेंगे अमोनिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करेंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर उसको रिड्यूस कर देते हैं और क्या बना देते हैं NH2-, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लग जाता है। तो कुछ देर बाद जब ये अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, पहले तो ये आता है ना, इसको क्या बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से नेचर कैसा हो जाता है सोल्यूशन का, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है, और कलर कैसा, कलर हो जाते हैं ब्लू कलर। ये ब्लू कलर थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। बाद में ये अमोनिया से जब पूरा रिएक्शन कर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगे हैं अमोनिया के साथ, उसमें से H+ को वो जबरदस्ती निकाल लेते हैं, तो बचता क्या है NH2-। NH2- के इसके साथ ये मेटल जो है रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे OH होल ट्वाइस ऐसे यहाँ पर NH2 होल ट्वाइस बना लेते हैं। बाद में ये कलर गायब हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर जैसा आता है, पहले ब्लू कलर, थोड़ा ज्यादा ब्लू कलर होता है इसलिए बोल रहे हैं डीप ब्लू कलर, या उसे बोल दो डीप ब्लू ब्लैक कलर जैसा सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसी की वजह से ये नेचर जो है सोल्यूशन का पैरामैग्नेटिक जैसा रहता है। नेक्स्ट, इनके यूजेस फटाफट सुनिएगा, बहुत प्यारे प्यारे से यूजेस हैं। बेरिलियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज, ये तो सिंपल सी बात हो गई। कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग्स बनती हैं उसमें अगर बहुत तगड़ी वाली स्ट्रेंथ वाली, अगर आपको हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग चाहिए तो उसके लिए बेरिलियम और कॉपर का बना हुआ एलॉय यूज करते हैं। बेरिलियम, मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। बाप रे, इसको खूब अच्छे से हाईलाइट करिएगा। एक्सरे ट्यूब्स, ये अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बोलेगा एक्सरे ट्यूब्स की विंडोज किस मेटल से बनाते हैं, तो फिर ध्यान रखिए मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। मैग्नीशियम फॉर्म्स एलॉय विथ एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीज एंड टिन। मैग्नीशियम के जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से इनको हम लोग एयरक्राफ्ट में भी बनाने में यूज करते हैं। मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स। जो मैग्नीशियम के पाउडर होते हैं वो हवा में जलते हैं, कलर वलर देते हैं, इसकी वजह से मैग्नीशियम के पाउडर को यूज करते हैं सिग्नल वगैरह देने के लिए। यहाँ पर देखो, इंसेंडरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स बनाने के लिए। ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा वीक बेस होता है, इस वजह से इसको यूज करते हैं। अगर कभी एसिडिटी हो जाए, शाम को देखिए खट्टी खट्टी ढकार आती है ना, ऐसे लगता है बहुत एसिड बन गया है अंदर, फीलिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आती, तो अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो वो जो एसिडिटी एक्स्ट्रा हुई है वो उसको काउंटर करेगा, उसको मतलब न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए बोलते हैं इसको एंट एसिड।
या एंटासिड लोग नाम दे देते हैं। एंटासिड इन मेडिसिन जैसा काम करता है। कौन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या करते हैं भाई? टूथपेस्ट ब्रश करते ना, उसमें मैग्नीशियम का कार्बोनेट पड़ा होता है। कैल्शियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन। जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होते वो कैल्शियम रिड्यूस करके दे देता है। ठीक, आगे कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स owing to their reactivity with oxygen and nitrogen, बोल रहा है कैल्शियम और बेरियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। इसीलिए अगर हम किसी कंटेनर में चाहते हो कि वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो वहां कैल्शियम और मैग्नीशियम डाल दो, कैल्शियम और बेरियम डाल दो, तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को खींच लेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी इनका यूज करते हैं। रेडियम सॉल्ट्स आर यूज, अगला लाइन लास्ट लाइन भाई, रेडियम सॉल्ट्स आर यूज इन रेडियोथेरेपी फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए भाई रेडियम रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए इनकी बातें थोड़ी सी कम करते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कैसे कि रेडियम के जो सॉल्ट होते हैं, रेडियम सॉल्ट्स जो खुद ही रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, उनका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं। अच्छा, जो अब बोल रहा है जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो, तो सबसे पहले मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड में उठा लेता हूँ हाइड्रोक्साइड्स, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में हमें सुनने को मिलेंगी, इनको नोट करके हाईलाइट करके अपने नोट्स में डालिएगा। स्ट्रॉन्शियम के हाइड्रोक्साइड्स और बेरियम के हाइड्रोक्साइड्स, जो ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनके किधर सॉलिबिलिटी बढ़ेगा अपने पास? तो बोलेंगे सॉलिबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इनका। बेसिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ कैसे बेस मिलते हैं? अच्छे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाते हैं नीचे की तरफ। बेसिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। क्यों ऐसा होता है नीचे की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है? क्योंकि जो हमारे पास नीचे की तरफ बेस होते हैं वो इनके पास प्लस चार्ज की डेंसिटी बहुत कम रहती है, ऊपर की तरफ प्लस चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज की डेंसिटी होगा तो वो जो OH माइनस है ना उनको पकड़ के रखेगा, फिर इसकी वजह से वो OH जल्दी से मिल नहीं पाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन नीचे की तरफ प्लस चार्ज की डेंसिटी कम होती है तो OH माइनस आराम से घूमते रहते हैं सॉल्यूशन में, इस वजह से इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा निकलती है। बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब है कि नीचे की तरफ इनकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और एक छोटी सी बात आती है थर्मल स्टेबिलिटी। जो ये सॉल्ट होते हैं, जो ये बेरिलियम के, अगर तुम बेरियम के हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो हाइड्रोक्साइड और बेरियम, इनमें हाइड्रोक्साइड को जबरदस्ती बेरियम तोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि इनके ऊपर प्लस चार्ज की डेंसिटी कम है। लेकिन जो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उसके ऊपर प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से इनके हाइड्रोक्साइड्स बहुत आराम से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कोई पूछेगा थर्मल स्टेबिलिटी बताओ तो बोलते हैं जैसे जैसे नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है। नॉर्मली लोगों को लगता है बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड थर्मली ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन थर्मली स्टेबल किसके हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होते हैं? बेरियम के हाइड्रोक्साइड थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये तीनों बातें याद रख लेना जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए गए। कौन कौन से? बेरियम और मतलब जो इनके बेसिस बने हैं उनकी। पहला है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो अगर तुम ऑक्साइड उठा लो पानी में डाल दो तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, सिंपल सी बात। ऑक्साइड है अगर पानी डाल दो तो अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड को हीट कर दो तो फिर से ऑक्साइड मिल जाएगा तुम्हें। बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड थोड़े से डेंजरस तरीके से होते हैं, इनका पेट नहीं भरा होता है भाई, इनको कोवलेंट बॉन्ड बनाने का चस्का लगा रहता है, इसलिए ये पानी से क्या करते हैं ना, अगर इनको OH माइनस मिले तो OH माइनस खा सकते हैं। कितने कितने OH माइनस खा सकते हैं? नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, इन्होंने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 बनाए होंगे तो इनका पेट नहीं भरा होगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन मिला होगा, इसलिए ये और 2 OH ले लेते हैं। क्या बना लेते हैं? BOH होल 4, और 2 OH लेंगे तो फिर कितना चार्ज आ जाएगा खोपड़ी पे? 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये बना लेते हैं ऐसे ही। जब भी इनको बेस में डिसॉल्व करो, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इसको नोट करके लिख लेना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में अकेला ऐसा हाइड्रोक्साइड है जो बेस में डिसॉल्व हो जाए। नॉर्मली हाइड्रोक्साइड खुद ही बेस होते हैं तो बेस में कैसे डिसॉल्व होंगे, लेकिन ये बेस में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक नेचर का। बेरिलियम कैसे, बेरिलियम मेटल कैसा था? एम्फोटेरिक। तो इनके ऑक्साइड कैसे होंगे? वो भी एम्फोटेरिक। इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? वो भी एम्फोटेरिक नेचर के। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये एसिड बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा है सेकेंड वाली रिएक्शन। एनसीईआरटी में तो ऐसे ही लिखा है लेकिन वो सही नहीं है भाई। नेक्स्ट, हैलाइड्स। जब हम इनके हैलाइड्स की बात करें, किसके? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो सब लोग आयनिक नेचर के होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम का जो बेरिलियम के हाइलाइट्स होते हैं, फिर से उनको कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है क्योंकि उनके पास प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच के लेकर चले आते हैं ऐसे ही। अब ऐसे इनका पेट नहीं भरा होता ना, तो इसलिए ये पॉलीमर में एग्जिस्ट करते हैं।
कुछ इस तरीके से BeCl Cl BeCl Cl BeCl Cl ऐसे करके, क्योंकि इनका पेट नहीं भरा होता है तो इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं और वो अपने वेकेंट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, सामने वाले यही बार बार BeCl2 बनाते जाओगे तो Cl के पास लोन पेयर, Cl के पास लोन पेयर, तो Cl से लोन पेयर ले लेते हैं अपने वेकेंट ऑर्बिटल में और यही चीज दूर तक चलता रहता है। पॉलीमरिक नेचर का होता है, सॉलिड फॉर्म में पॉलीमर जैसा। जब भी ये सॉलिड में होते हैं तो कैसे, पॉलीमर जैसे होते हैं, कौन, BeCl2। लेकिन अगर इनको तुम वेपर फेज में रखो तो फिर कैसे रहते हैं, डाइमर जैसे। और बहुत ज्यादा हीट कर दो तो देखो जैसे यहां पर लिखा है ये वाली लाइन, इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर, मतलब बीच में क्लोरीन रहता है और डाइमर बना के रहते हैं, विच डिसोसिएट्स इनटू द लीनियर मोनोमर्स, मतलब अगर और ज्यादा हीट कर दो तो बेचारे मोनोमर में मिलते हैं, ऑफ द ऑर्डर, मतलब जो टेम्परेचर होता है लगभग 1200 केल्विन, इस टेम्परेचर के पास वो मोनोमर में एग्जिस्ट करते हैं। इससे कम टेम्परेचर में वेपर फेज में रहते हैं तो डाइमर जैसा, अगर और कम टेम्परेचर कर दो तो सॉलिड फेज में मिल जाते हैं। ठीक है, बेरिलियम के क्लोराइड्स। और एक चीज ध्यान रखिए, ये तो बेरिलियम के क्लोराइड्स हो गए, और जो क्लोराइड्स होते हैं वो सब किस नेचर के, के सारे क्लोराइड्स जो इनके होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बनाते हैं। थोड़ी देर पहले देखा था ना, क्योंकि इनके पास प्लस चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती। ये जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं सबको अगर हीट करो तो पानी सारे उड़ जाते हैं, लेकिन मतलब जैसे कैल्शियम की अगर तुम हीट करो CaCl2.6H2O, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, सारे के सारे वाटर चले जाएंगे, CaCl2 बन जाएगा, एनहाइड्रस क्लोराइड बना सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर कैल्शियम के क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम के क्लोराइड को हीट करो तो क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज की डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही भयंकर होती है, इसलिए ये अपनी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं और बना लेते हैं मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स। सेम तरीके से अगर बेरिलियम का हाइड्रेटेड फॉर्म होगा ना, हीट करोगे तो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, अपनी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं और गैसेस देने लगते हैं HCl जैसा। चलिए भाई, तो पहले तो ये ध्यान रखिए, हैलाइड्स सब लोग बनाते हैं, लेकिन जो बेरिलियम के हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोवलेंट नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। जिनके घर में कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कहाँ डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक में। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, इनके पास भी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये हो गए हैलाइड्स। आगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो भाई जो इनके ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट बनते हैं, पहले तो इनका जो ऑक्सो एसिड होता है वो कौन, मतलब अगर कार्बन के ऑक्सो एसिड देखो तो वो होता है कार्बोनिक एसिड, और उसके आयंस होते हैं कार्बोनेट, और उसके आयंस होते हैं बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये अपने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बना लेते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखोगे तो MCO3, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखोगे तो क्योंकि 2 प्लस होता है तो जो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आ जाएगा वो ऐसे, M की जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब डालोगे। अब जो कार्बोनेट्स होते हैं मैं बता देता हूं, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जैसे हाइड्रोक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी किधर बोला था, किधर बढ़ेगा, नीचे की तरफ। ऐसे ही कार्बोनेट की, नाइट्रेट की, फॉस्फेट की, सल्फेट की, सब की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बस इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, थर्मल स्टेबिलिटी तो नीचे की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे हाइड्रोक्साइड में था, लेकिन इनका जो सॉलिबिलिटी है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिबिलिटी ये बहुत भयंकर, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं, ऊपर की तरफ सॉलिबिलिटी बढ़ती है। सेम तरीके से सल्फेट में भी होता है, अगर तुम इनके सल्फेट ले लो, बेरिलियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट, स्ट्रोंशियम के सल्फेट और बेरियम के सल्फेट, क्या होगा भाई, हमेशा ध्यान रखिए थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जो भी पॉली एटॉमिक एनायंस होते हैं, जिनके एनायंस बड़े होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है, इनकी सॉलिबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती। किधर बढ़ता है सॉलिबिलिटी, ऊपर। जैसे ये सब हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये सब क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट, भयंकर प्रेसिपिटेट इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सल्फेट और कार्बोनेट्स के बारे में। अगर तुम इनके कार्बोनेट को हीट करो तो सबसे पहले कौन टूटेगा, बेरिलियम का। ये इतना अनस्टेबल है कि नॉर्मली इसको जहां रखते हैं ना वहां CO2 खूब सारा होना चाहिए पहले से, तब फिर ये नहीं टूटता। नहीं तो अगर तुम इसको वैसे रख लो ना, बेरिलियम के कार्बोनेट को, अपने आप CO2 देता रहता है, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ सल्फेट भी सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल सल्फेट ये सब हैं, उनको हीट करोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा, जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ये लोग ज़्यादा टेम्परेचर लेकर जाएगा। अच्छा, नाइट्रेट्स, भाई ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, जैसे वहाँ पर तुम नाइट्रेट्स को हीट कर रहे थे तो लिथियम का नाइट्रेट जो काम करता था, नॉर्मली नाइट्रेट्स का रूल ही होता है कि हीट करोगे तो क्या बना लेंगे, ऑक्साइड, और क्या बना लेंगे, NO2 गैस, और क्या बना लेंगे, O2 गैस। जब भी कभी नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो मिलता है मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2। तो ये सभी लोग यही करते हैं कि अगर तुम इनके मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे। कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस दे जाते हैं NO2, और कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस दे जाते हैं
ऑक्सीजन गैस। सब लोग एक ही जैसा रूल फॉलो करता है। यहां पर तो केवल लिथियम ऐसा करता था, अगर तुम सोडियम के नाइट्रेट को हीट कर देते तो वो ऐसा रूल नहीं फॉलो करता, इसको हीट करते तो ये बनाता अपना नाइट्राइट और केवल एक गैस देता, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। सेम तरीके से ये सब गधे करते थे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लोग भी उसी तरीके से काम करता था। लेकिन बेरिलियम जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उसमें सब लोग एक ही रूल फॉलो करते हैं, हीट करो मेटल ऑक्साइड NO2 और O2। अब बात उठती है कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है, एल्कली मेटल का नाइट्रेट या एल्कलाइन? तो जो एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक ही प्लस होता है, तो वो एनाइन को इतना डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं वो रिलेटिवली बहुत कम स्टेबल होते हैं, हीट करो जल्दी टूट जाते हैं, इसीलिए देखो सब के सब पूरे टूट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके ग्रुप में आने वाले और एलिमेंट से जल्दी मैच नहीं करती। तो वो एनोमलस बिहेवियर क्या क्या है भाई? फर्स्ट पॉइंट, बेरिलियम बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनके जो सॉल्ट होते हैं नॉर्मली इनके आयंस भी बहुत छोटे होते हैं, तो ये नॉर्मली कोवलेंट नेचर के सॉल्ट्स बनाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज इनके फैमिली में आने वाले लोगों से जल्दी मैच नहीं करता। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो मैं बोल रहा हूँ, इनका साइज बहुत कम, इनकी हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये सब अपनी प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करते हैं। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। कैसे शो करेगा? सेकेंड पीरियड का है ना बेरिलियम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही तो बॉन्ड बना पाया था, थोड़ी देर पहले देख नहीं रहे थे, 4 जैसा बस। लेकिन जो मैग्नीशियम कैल्शियम हो सकते हैं वो 4 से ज़्यादा भी, क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता ना, तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ठीक बात है, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 एज इन इट्स वैलेंस सेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स। कौन से? 2s, 2p में 3 मिलेंगे, 2px, 2py और 2pz, बस यही 3 मिलेंगे और ये एक, तो टोटल 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है यहाँ पर। The remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital। और जो होते हैं बेरिलियम के बाद मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम अनलाइक द, ये तो थोड़ी देर पहले देखा कि इसके मेटल एम्फोटेरिक होते हैं, इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और इनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। भाई बेरिलियम देख लो और बोरॉन फैमिली में उठा लो एल्यूमिनियम, जैसे वहां पर क्या देख रहे थे? लिथियम और एल्यूमिनियम, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप था, ऐसे बेरिलियम और मैग्नीशियम में होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी मैच करती हैं। पहला, लाइक एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाई एसिड्स। इनके ऊपर एक बहुत तगड़ी सी इनकी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है प्रेसिपिटेट की, इसलिए जल्दी से किसी एसिड से जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही किसी एसिड से जल्दी से रिएक्शन नहीं करते। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव ए बेरिलेट। हाँ, तो ये सब क्योंकि ये सब लुईस एसिड नेचर के होते हैं, जैसे तुमने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को देखा था ना एल्कली में, ये सब दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बस बेरिलियम 2 OH लेकर के 4 बॉन्ड बना लेता है और बना लेता है ऐसे बेरिलेट। ऐसे एल्यूमिनियम भी उनके पास पहले से 3 OH होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पास, लेकिन इनके पास भी तो 4 बॉन्ड नहीं बना, इसलिए ये OH लेकर के 4 बना लेते हैं, इनका भी पेट भर जाता है। एल्यूमिनेट और बेरिलेट आयन बना लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनेट और बेरिलेट ऐसे करके अपने पास। अच्छा, ये हो गया सेकंड पॉइंट, दोनों में सिमिलरिटीज देख रहे हैं। द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोरीन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर, मतलब अगर तुम एल्यूमिनियम के एनहाइड्रस फॉर्म ले लो ना तो वो ऐसे होता है Al2Cl6, बोरॉन फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे इसको, और इनके पास ब्रिजिंग क्लोरीन होता है दोनों के पास, चाहे तुम AlCl3 को उठा लो या फिर तुम उठा लो BCl, जैसे ये हम उठा लेते हैं, जैसे ये इसको यहाँ से हटा देना चाहिए था, ऐसे करके यहाँ पर ये इसके Cl लगे होते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर देते हैं और ये Cl इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ब्रिजिंग क्लोरीन पड़े रहते हैं, AlCl3 ये Cl उस एल्यूमिनियम को और ये Cl इस एल्यूमिनियम को कोऑर्डिनेट कर देते हैं, तब इनका 4 बॉन्ड बनेगा, पेट भरा रहेगा, ठीक है। और दे आर यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, एक ऑर्गेनिक की बहुत फेमस रिएक्शन होती है जो आपको मिलेगा क्लास 12 में, उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए ये सब एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैसे? एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब नॉर्मली रिएक्शन में यूज भी होते हैं, बाद में फिर से बन जाते हैं। कौन? बेरिलियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइड, दोनों के पास क्या होता है? ब्रिजिंग क्लोरीन। अब जैसे बेरिलियम में आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये भी कैसा रहता है, अगर वेपर फेज में बनाओगे तो डायमर जैसा पाओगे, सॉलिड में बनाओगे तो पॉलीमर जैसा पाओगे, लेकिन दोनों में ही क्या था? इसके पास ब्रिजिंग क्लोरीन, वहां पर भी ब्रिजिंग क्लोरीन होता है। तो ये तो हो गया इनका रिलेशन।
बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बस बेरिलियम 4 बना सकते हैं और एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो 3D सीरीज के बिलोंग कर जाते हैं, मतलब उनके पास 3D ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं। अब चलते हैं, पढ़ते हैं कंपाउंड्स कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। पहला है क्विकलाइन। कैसे बनाते हैं? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, लगभग इसको हीट कर दो 1200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1200 केल्विन तक, तो ये टूट जाता है और दे जाता है क्विकलाइन। क्विकलाइन को क्या बोलते हैं? घर में देखते हैं लोग पान वान खाते हैं, तम्बाकू वाकू खाते हैं, उसमें व्हाइट कलर का कुछ पड़ा रहता है, वो व्हाइट कलर के होते हैं क्विकलाइन। बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको हिंदी में। चूना लग गया, सुना होगा ना, चूना लग गया, ये होते हैं CaO क्विकलाइन। बहुत सस्ते होते हैं एल्कली में, इससे चीप, इससे सस्ता एल्कली मिलता नहीं, इसीलिए वो चूना वोना देखो सबके पास, हर पान बनाने वाले के पास ये पड़ा हुआ है, सस्ता मिलता है। ये शुगर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, CaO को। इसके बारे में देखो छोटी छोटी बातें। तो ये हो गया CaO के बारे में। इनको बनाने के लिए नॉर्मली ऐसे बना लेते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इनको अगर तुम फिर से CO2 दे दोगे तो फिर से रिएक्शन करके कार्बोनेट बना लेगा, हीट कर दोगे तो फिर से इधर चला आएगा, और इनको पानी दे दोगे तो फिर से ये पानी लेकर के अपने हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, जिसको बोलते हैं मतलब लाइम का, ये लाइम वाटर जैसा बोल दो या फिर मिल्क ऑफ लाइम, ऐसे करके लोग नाम दे देते हैं। इसको हीट करते हैं, फिर से इधर चला आएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बना लेगा। चलिए, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू, तो इनकी प्रॉपर, मतलब तुमने सुना होगा ना कि जो लाइम वाटर होते हैं वो मिल्की हो जाते हैं, क्योंकि आपने अगर CO2 पास किया तो वो रिएक्शन कर जाता है एसिड बेस और बना लेता है कैल्शियम का कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं और इन्हीं की वजह से मिल्की कलर आ जाता है। लेकिन अगर गलती से और CO2 डिजोल्व कर दिया तो, और CO2 पास करोगे ना, फिर देखोगे फिर वो जो प्रेसिपिटेट आया है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में, और ये सॉल्युबल नेचर के होते हैं। इनकी वजह से पानी में क्या होता है? टेम्परेरी हार्डनेस आ जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। और इनके एक जो बहुत प्यारी सी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डाल दो ना तो ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं। 2 तरीके का सॉल्ट है ये, एक होता है कैल्शियम का क्लोराइड और एक होता है CaOCl होल ट्वाइस। ऐसे इस मिक्सचर को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका आपने फॉर्मूला ऐसे याद किया होगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन दे दो, बस बना लेता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन दे दो तो बना लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें ध्यान से देखोगे ना तो जो क्लोरीन होते हैं यहाँ 0 में, यहाँ होते हैं -1 में। इस वाले कंपाउंड में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1। ये एक्चुअली में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है किसी एल्कली का, सॉरी किसी हैलोजन का। कोई हैलोजन बेस में जाता है तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। तो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो कैल्शियम के 2 सॉल्ट बन जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की छोटी छोटी बातें कि अगर इसमें तुम CO2 डालोगे तो क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ, मतलब जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है CO2 डालने से। ज्यादा CO2 डालोगे तो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट बना लेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डाल दोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं। तो बनाते कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 दे दो, बन जाएगा। दूसरा बनाने का तरीका होता है कि कैल्शियम क्लोराइड ले लो जो कि सॉल्युबल होता है, सोडियम के कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, मिलाओ तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ जाता है। इसको अगर 1200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1200 केल्विन तक हीट कर दो तो कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 बना के उड़ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में अच्छा एसिड डालो तो CO2 दे जाता है। कोई भी अच्छा एसिड डाल दो कैल्शियम कार्बोनेट में तो तुम्हें मिल जाएगा CO2, दूसरे एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा, और ये हमें CO2 गैस दे जाता है। कार्बोनेट की ये बहुत प्यारी सी, वो सुना होगा ना, अंडे, एग को अगर तुम HCl में डालो तो क्या होता है? एग का सरफेस यही कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और वो बाहर से अच्छा वाला H+ आता है इसके पास, तो H+ ले करके कार्बोनेट कहाँ चले जाते हैं? CO2 में टूट जाते हैं CO2 में, और नया क्लोराइड बन जाता है CaCl2। ये पानी में सॉल्युबल होता है, तो जहाँ तुम आप HCl में डालोगे ना इस एग को, तो एग का जो अपर सरफेस है वो पूरा का पूरा व्हाइट कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाता है HCl से। अच्छा भाई, कैल्शियम सल्फेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम का डेड बर्न प्लास्टर, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट नाम। एक होते हैं CaSO4.2H2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। इसको अगर आप 393 केल्विन तक हीट करें तो ये पानी निकाल करके बना लेता है CaSO4.12H2। इसको क्या नाम देते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको आप 393 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिए, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर, तो पूरा पानी निकाल देता है, तो बन जाता है डेड बर्न प्लास्टर। और इसको अगर आप और हीट कर दीजिए तो ये बना लेगा CaO और SO3 गैस। इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर है। डेड बर्न प्लास्टर पूछ लेता है कभी कभी, बताओ 4 ऑप्शन में से कौन सा डेड बर्न प्लास्टर है? तो कैल्शियम का
सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज डैश बंड प्लास्टर, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये होते हैं पीओपी, फॉर्मूला याद रख लीजिए, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लीजिए, हाफ, यहाँ पर 2 ऐसे करके। ये लोग अपने पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों रखते हैं? प्लस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। और ये कैसे बनाते हैं, ये टेम्परेचर जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, जब हम 393 केल्विन तक हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है जिप्सम से पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ, इन्होंने सबसे पहले सीमेंट को बनाया इंग्लैंड में एक छोटे से आइल के ऊपर। आइल मतलब होता है टापू करके, नाम सुना होगा आपने, छोटे छोटे आइलैंड जैसा। तो पोर्टलैंड में एक छोटा सा आइलैंड था, वहां पर उन्होंने एक सीमेंट बनाया सबसे पहले। इसीलिए जो सबसे पहले सीमेंट मिलती है उसको बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि पोर्टलैंड सिटी एक छोटा सा है, मतलब पोर्टलैंड का एक छोटे से आइलैंड में बनाया गया, इसलिए उसको नाम देते हैं पोर्टलैंड में बनाया गया पोर्टलैंड सीमेंट। किसने बनाया था? जोसेफ ने। सीमेंट होते क्या हैं? समझते ना, बिल्डिंग बनती तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं। अच्छा, रियल में सीमेंट क्या होते हैं तो आगे देखते हैं। सीमेंट होते हैं इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाइम, है, और मतलब बहुत सारी चीजें, लाइम, क्ले, इन सबको मिला करके जो मिलता है, ऐसा कंबाइनिंग मटेरियल जो लोगों को ज्वाइंट करके रखे, चिपका करके रखे, उसी को बोल देते हैं क्या? उसी को बोलते हैं सीमेंट। सीमेंट में नॉर्मली क्या क्या होता है? कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं लगभग 50 से 60%, SiO2 पड़ा होता है 25 से 20% के आसपास, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिना, ये होते हैं 5 से 10%, मैग्नीशियम का ऑक्साइड 2 से 3%, आयरन के ऑक्साइड भी पड़े होते हैं 1 से 2%, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है ये अपने पास सीमेंट। फॉर ए गुड क्वालिटी सीमेंट, जो अगली में लाइन बोलने जा रहा है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फॉर ए गुड क्वालिटी सीमेंट, ये अपने एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। द रेशियो ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, मतलब SiO2 इसको बोलते हैं सिलिका, और एल्यूमिना का जो रेशियो होना चाहिए अच्छी सीमेंट के लिए, वो रेशियो लगभग 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये क्या? मतलब ये है कि जब हम कोई सीमेंट बनाएं तो अगर ये 4 है तो वो 1 होना चाहिए, अगर ये 2.5 है तो वो 1 होना चाहिए, या फिर इसी के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए SiO2 की, 3 हो जाए, 3.5 हो जाए, 4 के पास हो जाए, बस 4 से ज्यादा ना होने लगे SiO2, जब Al2O3 कितना हो? 1। ये ध्यान रखिएगा। फॉर ए गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका बोले तो SiO2 टू एल्यूमिना बोले तो Al2O3 शुड बी बिटवीन 2.5 एंड 4, एंड द रेशियो ऑफ द लाइम टू टोटल ऑफ द ऑक्साइड। अगला भी बोल रहा है भाई, ध्यान से देखना, लाइम और टोटल ऑक्साइड का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? अगली वाली लाइन ए यहां पर, एंड द रेशियो ऑफ लाइम टू द टोटल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। मतलब एक तरफ लाइम और एक तरफ और लोग, सारे ऑक्साइड, उनका जो रेशियो होना चाहिए टोटल ऑक्साइड और CO2 का, वो रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 जैसा। क्या क्या लिखा है साहब साहब? शुड बी, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो तो 2:1, मतलब समझ रहे ना, 50% में ये अकेला रहेगा और बचे हुए, मतलब नॉर्मली ये ज्यादा होने चाहिए और लोगों का जो अमाउंट होना चाहिए वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, 2:1 का रेशियो होना चाहिए इसमें। ये हो गए सीमेंट, एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। क्या काम करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। अच्छे सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? लगभग जो सिलिका और एल्यूमिना का रेशियो रखना चाहिए वो 2.5 से 4 के बीच में रखना चाहिए। कैल्शियम के ऑक्साइड और जो टोटल ऑक्साइड है उनका जो रेशियो होना चाहिए वो लगभग 2 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सीमेंट के बारे में। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको पहले पोर्टलैंड सिटी में एक छोटे से आइलैंड के पास बनाया गया। रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कौन कौन से होते हैं? नॉर्मली जो हमारे पास, ध्यान रखिए, 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको आप ऐसे याद रखने के लिए बना सकते हैं, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये लगभग होता है 26%, ये होता है 51% और ये होता है अपने पास लगभग 11%। सब मिला के 100% नहीं होगा क्योंकि और भी चीजें पड़ी रहती हैं। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, इनको मिला के बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है इसको हाईलाइट करके रखिएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, देखो सब में कैल्शियम वाला जरूर है, सिलिकेट और एलिमिनेट तो है, लेकिन सिलिकेट वाला पार्ट देखो ये बहुत है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लगभग 51%, ध्यान रख लेना, पूछ लेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला, तो बोलेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट।
थोड़ा सा रटने वाली जैसी बातें हैं वो ध्यान रखना है। 2 से 3% जिप्सम भी मिला के रखते हैं। क्यों? जिप्सम क्या करते हैं, जो सीमेंट अगर तुमने पानी वानी डाल दिया तुरंत ही हार्ड ना हो जाए, अगर तुरंत हार्ड हो गया तो उसको बिल्डिंग में जाके कहीं लगा नहीं पाओगे ना, इसीलिए चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो, उसके लिए डालते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या करता है, अगले वाली लाइन में देख लेते हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट जल्दी ना सेट हो जाए, स्लो डाउन करने के लिए सीमेंट की सेटिंग को स्लो डाउन, मतलब जल्दी सीमेंट सेट ना हो जाए, सॉलिड ना हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे। गांव में कभी देखा होगा वो सीमेंट का जो पूरा का पूरा एक पैकेट आता है, कभी कभी नेचर में अपने आप मॉइस्चर एब्जॉर्व करके क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल रॉक जैसा बन जाता है। देखा होगा किसी किसी के घर बनते समय आते हैं, कुछ बच जाते हैं तो कुछ दिन बाद सॉलिड बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि जब हम यूज करें पानी वानी डाल के तो तुरंत ही हार्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो हमारे पास सेटिंग टाइम होता है उसको थोड़ा सा धीरे करने के लिए, स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, जिप्सम को डाल करके रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये जरूर। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, द पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग। केवल एक काम है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है नहीं, केवल क्या काम करता है, सेटिंग, सीमेंट की सेटिंग को धीरे करता है। आगे चलते हैं, यूजेस। अब सीमेंट के तो यूजेस कौन नहीं जानता भाई, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे मैग्नीशियम पता है ना, क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो जिनकी वजह से क्लोरोफिल वाले प्रोसेस होते हैं वो मैग्नीशियम होते हैं। कैल्शियम अपनी बॉडी में लगभग 1200 ग्राम होता है, अगर कोई एडल्ट हो लगभग 70 kg का, तो उसमें 1200 ग्राम कैल्शियम पाए जाते हैं। कैल्शियम कहाँ होते हैं, हड्डियों में भाई। लगभग 99% जो कैल्शियम होता है वो अपने बोन्स में पाए जाते हैं, 1% इधर उधर भले मिल जाए लेकिन लगभग इतने। और मैग्नीशियम लगभग होते हैं अपने पास 25 ग्राम के पास पूरी बॉडी में। ठीक है, और इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा सा इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी। ठीक है, यहाँ से आप एक बार इनको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। एल्कली मेटल भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उनको एक बार रीडिंग मान लीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास, इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो वो होते हैं मैग्नीशियम। ऐसे कैल्शियम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है इन लोगों का, जैसे सोडियम और कैल्शियम के, सोडियम और पोटेशियम के थे एल्कली मेटल्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका पीपीटी अगर आपको लेना है तो कहाँ पे ले सकते हैं, टेलीग्राम वाले चैनल पे ले सकते हैं आप मेरे से, वहाँ पर दे दिया जाता है ग्रुप में, आप वहाँ उसको ज्वाइन करके ले लीजिए। और वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, और अपने किसी दोस्त यार को ज़रूरत पड़े तो वो दे दिया करो, वीडियोस दे दोगे उनका भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी अच्छी इमेज बन जाएगी कि बच्चे ने सीख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनसीईआरटी का एस ब्लॉक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अगले एक छोटे से वीडियो में एस ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो अपने कंपटीशन एग्जाम नीट और जेई में आ सकते हैं, बोर्ड में तो जो आए वो तो आएंगे ही, जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, उसके एक छोटा सा 20 से 30 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूपीएस, ये क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, एस ब्लॉक के ऊपर छोटा सा हम लोग वीडियो देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, और कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर चलते हैं, फिर बाय।